हेलो माय लवली एटम्स। सो एटम्स आर्मी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होगी। आई होप आप सबकी हेल्थ भी ऑसम होगी। मैं हूं अनुभा गौड़, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, और अपनी आखिरी क्लास में आपका स्वागत करते हूँ। यस, टुडे इज संडे एंड दिस इज going to be my last session on this channel called as 9th and 10th वेदांतु 9th and 10th। आई होप आप सबने सुना ही होगा कि आपकी प्यारी एजी मैम कंप्लीटली नीट चैनल पे मूव कर रही है, दैट इज नीट मेड इजी। क्योंकि आई गेस वी आर डिस्कस्ड अबाउट इट कि उस चैनल पे भी बच्चों को मेरी ज़रूरत है, और मैं चाहती हूँ जब आप एटम्स मॉलिक्यूल्स बन जाए अगले साल तो उस चैनल पे ज़रूर आइए, ताकि मैं आपकी लॉन्ग रन में भी हेल्प कर सकूँ। राइट? कुछ सोच के कुछ समझ के किया है, बिकॉज आप ये समझ लीजिए कि चाहे चैनल बदल गया है बट मैं आपके लिए अभी भी उतनी ही शुभचिंतक बने रहना चाहती हूँ और आपके आगे भी हेल्प करना चाहती हूँ। और अपने लिए भी ये स्टेप कहीं ना कहीं मेरे को लेना ज़रूरी था। इट्स बिन 4 years एंड आई वॉज प्लानिंग टू टेक द स्टेप, एंड फाइनली दिस हैपेंड। सो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड प्रेटी वेल। तो आज के सेशन को अच्छे से फोड़ते हैं बच्चों। आज हम क्या करेंगे, जो चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसका सेशन है जिसमें हम कंपिटेंसी बेस्ड सवाल करने वाले हैं। आप सबको पता ही है कि सीबीएसई का जो पैटर्न है ना, अभी थोड़ा सा कंपिटेंसी बेस्ड ज़्यादा हो गया है। अभी मैंने रिसेंटली न्यूज़ भी देखी थी, पहले 30% तक कंपिटेंसी बेस्ड होता था, अब 40% कंपिटेंसी बेस्ड आपका पेपर आ सकता है। तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें आपकी नॉलेज को एक्चुअली चेक किया जाता है असर्शन रीजनिंग के, केस बेस के सवाल पूछ के, या कुछ ऐसे सिचुएशन बना के कि ये इंसान ये कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को ऐड करके, एक्टिविटीज़ को ऐड करके ये सवाल पूछे जाते हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे मेरे साथ, अपनी एजी मैम के साथ। पर थोड़ा प्यार दिखा दो, अभी तो मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। इट्स लाइक रियली अ वेरी इमोशनल टाइम फॉर मी, क्योंकि आपको भी पता है इट्स नॉट दैट ईजी फॉर मी एज वेल, है ना? तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे टीचर्स इस चैनल के ना सबसे अमेजिंग है। यू विल नॉट गेट दिस टीम एनीवेयर। इतनी बॉन्डिंग, इतना प्यार, इतना आप लोगों के लिए केयर। सो प्लीज़ डू दैट। पूरे हफ्ते का शेड्यूल आई होप आपने फॉलो किया है। देख लो, अगर कोई सेशन मिस किया हो तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो। ठीक है बच्चों? चलिए देन आई स्टार्ट विद अ कोट ऑफ द डे, मोटिवेशन ऑफ द डे। वो क्या है? यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू सीम, एंड यू आर स्मार्टर देन यू थिंक। यही बात जब मुझे अपने आप को लेके कभी भी ऐसा लगता है ना, फेस डाउन जा रहा है, तो मैं अपने आप को यही बोलती हूँ कि अनुभा, यू आर ब्रेवर देन व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। यही मैं आपको भी बोलूँगी। लाइफ में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि हम क्विट कर दें, तो मैं आपको बता दूँ, क्विट करना कभी भी सोल्यूशन नहीं होता। क्विट करना इज दी एंड। जब तक आप ट्राई कर रहे हो ना, आपके पास हमेशा वो मौका है टू रीच देयर। क्विट करने का मतलब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी, तुमने यहाँ के हार मान ली। तो जिंदगी में हार नहीं मानने का, तुम बहुत ब्रेव हो। अपने पोटेंशियल को ना तुम खुद नहीं जानते, ट्राई टू अनलीश दैट। ठीक है? बहुत स्मार्ट हो तुम लोग। ट्राई टू अनलीश योर पोटेंशियल, यू विल ऑल्सो रियलाइज कि हाँ, आई एम मच मोर देन आई यूज टू थिंक अबाउट माई सेल्फ। तो हमेशा अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना है। प्रॉमिस? प्रॉमिस करते हो ये जी मैम को? हाँ जी, डन। चलिए फिर, बहुत बढ़िया। लेट्स स्टार्ट करते हैं कुछ सवाल। 10 कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल करने हैं। पहला सवाल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल ऑफ द एटम मैग्नीशियम सल्फर एंड ओके, मैग्नीशियम सल्फर में नंबर ऑफ शेल्स और उनके इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर will react with one atom of magnesium to form a compound। मैग्नीशियम सल्फर का कंपाउंड का फॉर्मूला समझ आ गया ना, तो ये सवाल बहुत आसान है। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन भी दी हुई है विच इज 282। सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन भी दी हुई है विच इज 286। तो सोचने वाली बात है, एक मैग्नीशियम को अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और सल्फर को ना 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो बस एक मैग्नीशियम को एक सल्फर, या एक सल्फर को एक ही मैग्नीशियम चाहिए। क्यों? मैग्नीशियम की वैलेंसी लिख दो, फिर +2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सल्फर की वैलेंसी -2, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तुम सिंपल होल नंबर में लिखते हो, फॉर्मूला बन गया mgs। तो अब देख लो, पूछा है क्या, हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर विल रिएक्ट विद 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम। एक मैग्नीशियम के एटम को एक सल्फर चाहिए, तो आंसर इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों? 1 2 3 4। गेट ऑन द डांस फ्लोर, गेट ऑन दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैम खड़ी है।
डेफिनेटली यू गॉट योर आंसर, 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, बढ़िया है, बढ़िया है। आगे बढ़ जाएंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, करो जरा सॉल्व करने की कोशिश करो। एलिमेंट एक्स वाई जेड आर हैविंग द कॉन्फिगरेशन, एक्स की कॉन्फिगरेशन वाई की जेड की गिवन है। विच टू एलिमेंट विल कंबाइन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड एंड व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मुश्किल तो नहीं है। एक्स की वैलेंसी है 2 4, तो ये 4 आपको पता ही है क्या है, बेसिकली नॉन मेटल है। जिनके 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में वो मेटल्स होते हैं, बाकी नॉन मेटल्स होते हैं। वाई की कॉन्फ़िगरेशन है 2 7, आइला आइला आइला, एक मिनट, 2 7, तो ये क्या एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, तो ये क्या है, ये भी नॉन मेटल है। अपार्ट फ्रॉम दैट जेड की बात करूं, 2 1, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली मेटल है। आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं, जब मेटल कंबाइन होता है किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। चलो देख लेते हैं। तो Z मेटल हो गया, Y नॉन मेटल हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो वैलेंसी हो जाएगी 1, कॉन्फ़िगरेशन बन गया ZY। क्या कुछ और भी पॉसिबल है। कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल को नॉन मेटल के साथ कंबाइन करोगे तो कैसा कंपाउंड बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। ये चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल्स में नहीं है, ये है कार्बन्स कंपाउंड में। आप बोलोगे मैम ये मेटल को इस नॉन मेटल से कंबाइन करे तो, बच्चे ये मेरा लिथियम, कार्बन के साथ कंपाउंड बनाना मेटल नॉन मेटल थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो जो सबसे कॉमन है वो यही है, जो यही बन सकता है, विच इज ZY। विच टू एलिमेंट विल कंबाइन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ये दोनों। ये प्योर नॉन मेटल है क्योंकि इस कैटेगरी में मेटलॉइड्स भी आते हैं बाय द वे। और कार्बन का कंपाउंड बनाना ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं जो मेटल्स के साथ बनते हैं, जो आपके सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, कि एक मेटल के साथ आप कार्बन को जोड़ रहे हो, बहुत रेयर है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ZY, विच इज ए ऑप्शन। फिर से ए जी मैम OP, ऐसा लग रहा है मेरे को एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं ना किसी को, आई होप दैट्स द राइट वर्ड। ठीक है, मैम को, मैम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन, सब में ए ऑप्शन लिख के आना। ऐसा प्लीज पेपर में मत करना, ऐसे गड़बड़ गड़बड़ घोटाला नहीं करना है। ओके, अगला सवाल है, कृणाल कनेक्टेड अ कॉपर प्लेट एंड एन आयन प्लेट टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ पे दिखा है कॉपर को रखा है पॉजिटिव टर्मिनल पे, आयन को रखा है नेगेटिव टर्मिनल पे। नेगेटिव टर्मिनल को तुम लोग कैथोड बोलते हो क्योंकि उसका काम है केटाइन को अट्रैक्ट करना, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना, फर्स्ट में नेगेटिव। कॉपर वाली ये जो है ये एनोड है क्योंकि एनोड का काम है एनाइन को अट्रैक्ट करना, मतलब नेगेटिव को अट्रैक्ट करना, दैट्स व्हाई दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, and along with the switch जोड़ दिया। He immersed the plates into a beaker containing acidified copper sulfate solution। यहाँ copper sulfate का solution है, copper पे 2 पॉजिटिव है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव है। बट पूछा क्या है, कृणाल connected a copper plate and iron plate, ठीक है। He immersed the plate into a beaker containing acidified copper sulfate solution। हाँ, सवाल पूछा है, this could have been due to after a few minutes even before he turned the switch on he noticed that copper was deposited on iron plate। आगे सवाल पूछा, ये कह रहा है कि थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं ना, जैसे स्विच ऑन किया, कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन द आयन प्लेट। ये कॉपर पॉजिटिव आयन है यहाँ पे पड़े हुए सोल्यूशन के अंदर। मैंने आपको याद करने का तरीका बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, लास्ट ईयर भी बताया था, ये याद कर लेना। आई एम अ कैट ना, हम तो कैट नहीं है, हम तो AJ मैम के एटम्स हैं। N का मतलब है मेटल, मेटल जाता है कैथोड पे। N का मतलब है नॉन मेटल, नॉन मेटल जाता है एनोड पे। और ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, कैथोड पे ही तो जाएगा, क्योंकि केटाइन कौन अट्रैक्ट करता है, कैथोड। नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल होते हैं, नेगेटिव आयंस होते, तो वो किस पे जाते हैं, एनोड पे जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करता है, एनोड। तो हमें कैट ना, ऐसे याद करना। तो इस सोल्यूशन में क्या होगा ना, जैसे तुम स्विच ऑन करोगे, इसके ऊपर सारा नेगेटिव चार्ज हो गया, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो कॉपर पॉजिटिव किस तरफ चला जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो कॉपर 2 पॉजिटिव ने, नेगेटिव का मतलब क्या है, ये बैटरी इसको इलेक्ट्रॉन भेज रही है, इसलिए नेगेटिव चार्ज आया। 2 पॉजिटिव को खत्म करने के लिए तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, क्योंकि 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव खत्म हो जाएगा, क्या बन गया, कॉपर। SQ लिखा, सॉलिड है, कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है आयन प्लेट। ये मुझसे पूछा है कि ऐसा क्यों हुआ, दिस कुड हैव बीन ड्यू टू, नाउ यू नो द आंसर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लेट मी नो। मैं देखती हूँ तुम समझ गए कि नहीं समझे।
आई हैव एक्सप्लेन्ड। ये सही में ये तो कोई टाइप का कॉन्ट्रीब्यूशन लग रहा है। मैम आपने बोला था ए लिख दो, हम ए लिख देते हैं। एंड व्हाट इफ आई टेल यू ए इज द राइट आंसर? डेफिनेटली इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा ये पढ़ के आए हो तुम, ठीक है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड देन ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है, तो यही तो पढ़ा था तुमने। आइला ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट? हाँ ओके, फिर से सवाल को पढ़ते हैं। आफ्टर फ्यू मिनट्स इवन बिफोर हीट। अच्छा एक चीज मिस कर दी हमने, उप्स। ये आंसर सही होता इलेक्ट्रोलिसिस कब? जब लिखा होता कि व्हेन ही टर्न्ड, ये टर्म नहीं होती, व्हेन ही टर्न्ड द स्विच ऑन ही नोटिस दैट कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन दैट। क्योंकि स्विच ऑन करने पे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तभी इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तभी कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को लेगा और कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। लेकिन इसने गुगली फेंक दी, इसने कंफ्यूज कर दिया तुम्हें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल थिंक कि राइट आंसर विल बी इलेक्ट्रोलिसिस, पर हमने भी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। क्या लिखा है कि भाई उसने बैटरी का जो स्विच है ना वो ऑन ही नहीं किया, उस स्विच को ऑन करने से पहले ही कॉपर जो है आयन प्लेट पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया, कॉपर जो है आयन प्लेट पे जाना शुरू होगा। क्यों? मैंने स्विच ऑन नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि ये आयन डिप है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर। डिप है ना बच्चों, ये आयन डिप्ड है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर, बिल्कुल डिप्ड है। जब एक आयन रॉड को तुम कॉपर सल्फेट के अंदर डिप करे बैठे हो तो आयन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वो उसको हटा देगा, आयन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो आयन तो नीचे आने लगा, लेकिन जो कॉपर है वो फ्री हो गया और फ्री होके यहाँ पर डिपॉजिट होने लगता है। फ्री हो गया ना, वे प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होने लगा, तो इस पे वो सेटल होने लगता है। तो दिस इज द रीजन। तो हाँ, इसका आंसर क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मुझे इस सवाल से क्या कंक्लूजन देखने को मिला कि कुछ सवाल थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। सवाल टॉपिक के टर्म्स में उसके डेप्थ का वाला कोई पॉइंट नहीं है, सवाल आसान है, बट हम उसको ढंग से पढ़ पा रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखा होता स्विच ऑन करने के बाद हुआ तो इलेक्ट्रोलिसिस आता, स्विच ऑन भी नहीं किया तो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयन एंड कॉपर सल्फेट। आर यू एबल टू गेट दैट नाउ? कॉन्ट्रीब्यूशन फेल्ड, ठीक है? यस, ऑल राइट, नाउ यू गॉट इट राइट। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला सवाल है द रिएक्शन ऑफ मेटल एक्स, ठीक है, विद फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज Fe2O3। एक ये दो होता है, फेरिक और फेरस। आयन की दो वैलेंसी है, एक के लिए अस लगाते हैं, एक के लिए इक लगाते हैं। तो किसके लिए अस लगाओगे और किसके लिए इक लगाओगे? लोअर वैलेंसी के लिए अस लगता है तो +2 के लिए इक लगता है हायर वैलेंसी के लिए। इक पल का जीना, ठीक है, एक ही बार जीना तो खुल के जियो, लिव अ लार्जर लाइफ। लार्जर लाइफ का मतलब लार्जर वैलेंसी। वाह, नहीं? चलो तो ठीक है, एक्स को फेरिक ऑक्साइड के साथ डाला, ये काफी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, काफी एनर्जी निकलती है। और ये मेटल एक्स जो है ये ऑब्टेन होता है उसके ऑक्साइड से बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। एक्स को पहचानो। तो बच्चों एक्स का एल्यूमिनियम मेटल है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है एल्यूमिनियम को आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो, ये मेरी कौन सी रिएक्शन होती है बताओ मुझे जल्दी से? इसको एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं। फिर उसने हिंट भी दे दिया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है ना, एल्यूमिनियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। इसके ऑक्साइड पे, जिसको आप क्या बोलते हो, एल्यूमिना बॉक्साइट ओर से निकलता है, इस पे तुमने इलेक्ट्रोलिसिस लगाया तो इलेक्ट्रोलिसिस करने से अलग हो जाएगा, मेटल अलग नॉन मेटल अलग। मेटल मिलेगा तुम्हें कैथोड पे, नॉन मेटल मिलेगा तुम्हें एनोड पे, वही सेम प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस से। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल की बात हो रही है कि एक्स क्या है? एल्यूमिनियम है। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट इट्स रिएक्शन विद फेरिक ऑक्साइड। तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि ये आयन से ज्यादा रिएक्टिव है, हट के उसकी जगह ले लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया आयन। इतनी एनर्जी निकलती है कि आयन भी मेल्ट हो जाता है, यू गेट अ मोल्टन मिक्सचर। आयन जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री कुछ सेल्सियस है, ठीक है, इसके आसपास। तो देखो इतनी हीट निकलती है इसमें, हाईली एक्सोथर्मिक है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम किस नाम से बुलाते हैं बच्चों? किस नाम से बुलाते हैं? थर्माइट रिएक्शन। और किस नाम से बुलाते हैं?
एल्यूमिनोथर्मी। ठीक है, एल्यूमिनो मतलब एल्यूमिनियम, थर्मी मतलब हीट, के हीट निकलती है। एल्यूमिनियम पाउडर हम यूज करते हैं बेसिकली। क्या यूज करते हैं बच्चों? एल्यूमिनियम का पाउडर। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम है दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन करना। और बहुत ध्यान से देखो, वही इसने किया है, उसने आयन ऑक्साइड का रिडक्शन किया है, उससे ऑक्सीजन छीन लिया, तो ये क्या है? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। गॉचा? आर यू एबल टू आइडेंटिफाई गॉचा? यस, यस बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 5 पे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है, हाउ इज द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स high up in the reactivity series different from that of metal in the middle? Why the same process cannot be applied for the same? वो कह रहे हैं, जब आप हाईली रिएक्टिव मेटल्स लेते हो, हाईली रिएक्टिव मेटल्स ली और तुमने मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स ली, उनके लिए अलग अलग रिएक्टिविटी, आई मीन अलग अलग एक्सट्रैक्शन मेथड क्यों यूज होते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स, हाईली रिएक्टिव मेटल जो है ना, मान लो एक्स है, वो या तो अपने ए मान लेते हैं, वो ज्यादा आसान है। उस हाईली रिएक्टिव मेटल को मैं ए मान लेती हूँ। वो या तो अपने हेलाइड की फॉर्म में जुड़ती है, हेलाइड मतलब हेलोजन के साथ, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, या वो अपने ऑक्साइड की फॉर्म में रहती है। लेकिन मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल अपने या तो कार्बोनेट की फॉर्म में या फिर सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं। तो होता क्या है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखती है अपने हेलोजन से और ऑक्सीजन के साथ, तो उनको तोड़ना बहुत आसान नहीं है कि तुम एक नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट इसके अंदर डाल दो। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे होना क्या है, मेटल को अलग करना है तुम्हें। मेटल पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा पॉजिटिव, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, दूसरा सब्सटेंस नेगेटिव। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज से जीरो चार्ज आ गया, मेटल अकेला हो गया, खाली बच गया, मतलब उसने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इस कंपाउंड में मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, पॉजिटिव नेगेटिव गेन करेगा, तभी तो चार्ज जीरो आएगा। एंड याद करो फिनोमेना गर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मेरे पास हाईली रिएक्टिव मेटल की ओर है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल की ओर, हमें प्रोसेस कौन सी अपनानी है? रिडक्शन अपनानी है। एक मेटल के कंपाउंड से मेटल को अलग करना है न्यूट्रल फॉर्म में। वो तभी पॉसिबल है जब मेटल्स को इलेक्ट्रॉन मिल जाए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, मेटल का रिडक्शन हो जाए। ठीक है, अब बात ये समझते हैं कि मेटल का रिडक्शन करना हमें क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, नहीं चाहिए? हमें हर एक केस में रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। अब होगा क्या बच्चों, जैसा मैंने बोला, ये मेटल जो है अपने हैलाइड्स और ऑक्सीजन के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखती है और बहुत अच्छे से जुड़ी हुई होती है, और एक नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट जो है उनको अपने ऑक्साइड से, हैलाइड से अलग नहीं कर सकता। इसलिए जो हमारे पास मेथड है जो हम यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस, हम इनके मोल्टन सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होता है, आयंस जो है मूव करने लगते हैं, ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। तो वो मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल है, क्योंकि जनरली जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना, वो खुद कम रिएक्टिव होते हैं इन हाईली रिएक्टिव मेटल से, तो वो नहीं कर सकते। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट बना सकते हो। क्यों? पहले आप दोनों का काम होगा इनको ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म से मेटल को निकालना ज्यादा आसान है, ना कि कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म से। तो पहले ऑक्साइड फॉर्म में चेंज कर लो, फिर डेफिनेटली यू कैन पुट अ रिड्यूसिंग एजेंट इनटू। ये कार्बोनेट सल्फाइड, पहले ऑक्साइड में क्यों? ऑक्साइड से मेटल को निकालना आसान है, आसानी से यू कैन रिप्लेस विद द अदर एटम कि कोई ऑक्सीजन को ले जाए। जैसे कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन की तरफ काफी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखता है, कार्बन नाम का रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो कोक पाउडर की फॉर्म में, चल जाएगा काम। ठीक है बच्चों, तो क्या आपको समझ आ गया जो मैंने बताया? ये सवाल जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू मेटल्स एंड नॉन मेटल। यो यो बच्चा लोग, यो। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे? एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करें? व्हाई कैल्शियम मेटल आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन इट्स सरफेस? राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। Name one more metal that starts floating after some time when we immerse in water. ये सवाल प्रेडिक्टेबल सवाल है,
जिसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो कैल्शियम बच्चा होता क्या है ना, जब पानी से रिएक्ट करता है, पानी क्या होता है, HOH, मैंने ओपन करके लिख लिया, 2 लोग हैं क्योंकि तुम्हें बैलेंस करना है। कैल्शियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह लेगा, बीइंग मोर रिएक्टिव। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना के देगा, एक्वा सोल्यूशन, साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। इतना तुमको पता है। अब सोचो, ये मेरा कंटेनर था, इस कंटेनर में था पानी, पानी पानी, ठीक है। इसमें मैंने कैल्शियम के पीस को डाल दिया, जैसे ही डाला ये थोड़ा अपने इसके आसपास ना तुम्हें ऐसे बबल्स दिखाई देंगे गैस के, और ये ऐसे उठ के ऊपर आ जाएगा, एंड देन इट विल बी लाइक समवेयर हियर, ऐसे ऐसे कर रहा होगा पानी के अंदर। ऐसा क्यों होगा बच्चों? ऐसा इसलिए होगा कि मैग्नीशियम जैसे ही पानी से रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में निकालना शुरू कर देगा, बनना शुरू हो जाएगा, साथ में निकालता है हाइड्रोजन गैस। मेटल पानी में डाला, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी इसके थ्रू, तो वो हाइड्रोजन गैस ना इसके सरफेस पे स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। और आप सबको पता है हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, एटॉमिक नंबर भी 1 है, सबसे पहले नंबर पे आता है, सबसे कम मास है। तो इतनी हल्की गैसेस के आसपास चिपक गई तो ये भी काफी हल्का हो जाता है और फ्लोट करने लगता है। जैसे कि आपने देखा हीलियम गैस के जो बलून है, मेले वगैरह में कई बार देखोगे ऐसे ऊपर ऊपर छोड़ दो चले जाएंगे, हीलियम गैस क्योंकि काफी हल्की है, हाइड्रोजन उससे भी हल्की है, उसे चिपक गए तो उसको बहुत हल्का बना देते हैं, ये रीजन है। तो क्या लिखोगे, वन ऑफ द प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस sticks to the surface of calcium and makes it very light so that it starts floating in water. दूसरी सिमिलर रिएक्टिविटी की होगी और वो है मैग्नीशियम। जस्ट आफ्टर कैल्शियम रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम आता है एंड दैट फॉलोज द सेम फिनोमेना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निकलना। अब बोलोगे मैम उसके अलावा भी कोई पॉसिबल है? इसके बाद एल्यूमिनियम मेटल आती है, वो इनसे कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव होती है, वो पानी से रिएक्ट करती ही नहीं, उसको स्टीम चाहिए होगी रिएक्ट करने के लिए, तो उसमें आप फ्लोटिंग देखोगे कैसे जब पानी ही नहीं है। समझ रहे हो ना बात, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? बस ठीक है, ठीक है। सो यू नो द आंसर नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप नाउ आप कोई गलत आंसर नहीं देके आओगे पेपर में। नाउ यू नो प्रॉपरली, यू बिकेम अ प्रो बन गए तुम लोग। चलिए सवाल नंबर 7 देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, 7, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट। अब मुझे इनके आंसर देने कि स्टेनलेस स्टील को रस्ट क्यों नहीं लगता। भैया तुमने नाम में ही बता दिया कि वो स्टेनलेस स्टील है। ये क्या होता है बच्चों, अलॉय होता है। किसका अलॉय होता है? कार्बन का अलॉय है, सॉरी आयरन का अलॉय है, मेटल के अलॉय होते हैं, ठीक है। आयरन मेटल का अलॉय है जिसके अंदर थोड़ा सा कार्बन, निकल एंड क्रोमियम मिक्स कर देते हैं। इससे होगा क्या, ये अलॉय बनते ही क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए। अब इसको रस्ट लगता ही नहीं, इसको जंग लगता ही नहीं, तो इसीलिए स्टेनलेस स्टील है, बिकॉज अलॉय में जो आप मेटल डाले हो वो उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस कर देते हैं, ठीक है। क्यों कह रहा है आयरन, निकल एंड क्रोमियम फॉर्म एन अलॉय, वही बात है, आयरन जो है निकल क्रोमियम के साथ एक अलॉय बनाता है। डज स्टेटमेंट क्यू प्रेजेंट अ वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट पी, जस्टिफाई योर आंसर। देखो 2 इंडिविजुअल स्टेटमेंट दे दी, काफी अच्छा सवाल पूछा है। एक स्टेटमेंट दे दी स्टेनलेस स्टील रखो रस्ट नहीं लगता, दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहा है कि आयरन, निकल एंड क्रोमियम फॉर्म एन अलॉय, द स्टेटमेंट क्यू प्रोवाइड अ वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट पी। बिल्कुल सही कि ये स्टेटमेंट क्यों है, उसको रस्ट क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो अलॉय है आयरन, निकल एंड क्रोमियम के साथ, तो जस्टिफाई कर रहा है स्टेटमेंट को। हाँ बोल दो, बिल्कुल सही बात है, समझ गए ना। यस, क्योंकि अलॉय जो है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को चेंज कर देता है। यस इट डज। ये सवाल अच्छा था, इसमें स्टेटमेंट बना के उससे सवाल पूछा है। इट्स नॉट अ डायरेक्ट असर्शन रीजनिंग सवाल, बट हाँ स्टेटमेंट बेस्ड सवाल। सही है स्टेटमेंट, उसकी एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। मेक सेंस बच्चों? हाई फाई दे दो चलो जल्दी से, बहुत देर हो गई, हाई फाई टाइम हो गया अब तो। हाई फाई जाने सॉर्टेड है। चलिए फिर ठीक है, सवाल नंबर 8, 10 का दम नहीं 8 का दम देखते हैं अभी। Okay, which of these is a property of an ionic compound? Circle yes or no to the correct option. ठीक है, yes or no करेंगे हम। This a property of an ionic compound. देख लेते हैं, is this a property of ionic compound? It is insoluble in water. अगर कोई आयनिक कंपाउंड है क्या वो insoluble होता है पानी में? नहीं, ये प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की नहीं है। It has high melting point, हाँ आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग ईच अदर।
आयंस के बीच में, उसको तोड़ना आसान नहीं होता। इट कंटेन्स एटम ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, करेक्ट, क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल पे नेगेटिव, तभी जाके आपका आयनिक कंपाउंड बने, बिकॉज ऑफ ऑपोजिट आयंस अट्रैक्ट ईच अदर। कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वेरी गुड सवाल, बट इजी सवाल एज वेल एट द सेम टाइम। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9, काफी अच्छा सवाल है, और ये सवाल पहले भी आ चुका है घुमा फिरा के इन योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। Listed here is the reactivity of certain metals. From the list above, identify the metal that are likely to be found in a pure state in earth crust. वो कौन सी मेटल है जो अर्थ क्रस्ट के अंदर प्योर स्टेट में मिलेगी? प्योर मतलब कंबाइन नहीं है किसी के साथ, अकेली है। अकेली कौन सी मेटल हो? जो लीस्ट रिएक्टिव है। तो इन अ वे मुझे क्या पहचानना है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल, उनकी दी हुई स्टेटमेंट्स के बेस पे। देखो गोल्ड के बारे में लिखा है, ना तो वो ऑक्सीडाइज हो सकता है एयर के साथ, ना पानी के साथ रिएक्ट करता है, ना डाइल्यूट एसिड के साथ। तो गोल्ड इज वन ऑफ सच मेटल जो फ्री फॉर्म में मिलेगी क्योंकि रिएक्टिविटी काफी कम होती है। सोडियम बहुत वॉयलेंट रिएक्शन है, बहुत वॉयलेंट है, इजिली ऑक्साइड बनाता है क्योंकि वो काफी रिएक्टिव है, नहीं होगा। जिंक भी ऑक्साइड बना रहा है, यहाँ पे भी रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन हो रही है मतलब कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। प्लैटिनम नो रिएक्शन, डज नॉट डिसॉल्व, नो रिएक्शन। तो यस, नाउ यू नो, इसमें आपका जो आंसर है वो गोल्ड और प्लैटिनम है। ठीक है, क्योंकि गोल्ड और प्लैटिनम कंबाइंड फॉर्म में नहीं, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होगी, किसी से रिएक्ट नहीं करती है, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, इसीलिए किसी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। रिएक्ट करती तो ही तो कंबाइन करती, तो ही तो कंपाउंड बनाती ना। यू नो द आंसर, इजी था ना, इजी पीजी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल है व्हाट मेक्स गोल्ड एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर? गोल्ड भैया फ्री स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि गोल्ड एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। और हमें कैसे पता चला लीस्ट रिएक्टिव मेटल है? हमने देखा गोल्ड की रिएक्शन, गोल्ड को हम AU लिखते हैं, गोल्ड की रिएक्शन एसिड के साथ की गई, गोल्ड को हीट करके एयर के साथ ट्रीट किया गया, पानी के साथ ट्रीट किया गया हीट करके, ठीक है, स्टीम के साथ भी। किसी भी केस में वो कोई रिएक्शन नहीं शो करता। अगर वो किसी भी केस में कोई रिएक्शन नहीं शो करता मतलब दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, और अगर वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा तो कंबाइन नहीं होगा। कंबाइन नहीं हो रहा मतलब वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, क्योंकि फ्री का मतलब है वो नेटिव फॉर्म में अपनी खुद के साथ अकेला है, एकला चलो में बिलीव करता है। ठीक है, आसान सवाल था ये भी। चलिए आइला, खत्म खत्म, बाय टाटा। हाँ सारे सवाल कर लिए यार, बढ़िया। मेरे को तो लगा अभी एक और सवाल आएगा, बट नहीं, मैं होमवर्क सवाल तुम्हारे लिए सॉल्व नहीं करूंगी, कुछ काम तो मैं तुम्हें भी दूं। सवाल है आर OH आयंस प्रेजेंट इन एसिड ऑल्सो? ये क्या हो रहा है? ये सवाल तो मेटल्स नॉन मेटल से ज्यादा आपके एसिड बेस का लग रहा है। तो चलो इसको तो सॉल्व करना ही करना। मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेती हूं। मेरा जो आयनिक कंपाउंड है एक तरफ लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट था, एक तरफ सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट था, एक तरफ एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट था। इसमें से कौन सा जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? मेरा आयनिक कंपाउंड था सपोज सोडियम क्लोराइड, 3 फॉर्म में लिया, लिक्विड यानी कि मोल्टन फॉर्म, सॉलिड फॉर्म और एक्वस। किस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? इसका जवाब मुझे होमवर्क की तरह देना। ये भी यू आर फ्री टू आंसर बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बाय द वे आप लोगों की पढ़ाई में बीच बीच में चेक करती रहूंगी, कमेंट्स भी देखते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो ढंग से कि नहीं। ठीक है बच्चों, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। या तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसको भी अगर आप क्लास 9th में हैं, ढूंढ रहे क्लास 9th की वीडियोस कहाँ आएगी, तो क्लास 9th का अपना खुद का हमने सेपरेट चैनल ओपन कर दिया है, जिसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। ये मेरा इंस्टा हैंडल है anubha_ag_। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप एटम्स आर्मी मॉलिक्यूल बन जाए, तब भी वो स्ट्रॉन्ग बनी रहे। ठीक है, तो प्लीज़ डू फॉलो मी ओवर देयर। या बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हास्ता लविस्ता, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे इन टच। एंड मुझे पता है रॉक करोगे, और एग्जाम क्लियर करो तो अनुभा मैम के साथ मिठाई ज़रूर शेयर करना। एंड अनुभा मैम विल ऑलवेज बी देयर विद यू इन योर जर्नी।